जय हिंद साथियों, मैं उत्तम चौहान आप सभी का पिनक्कल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी खुश हैं, स्वस्थ हैं और अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। देखिएगा दोस्तों, हम जो है 6500 प्लस टीसीएस एमसीक्यू की हमारी जो बुक है एसएससी की, उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। और मैं आपको साइंस का सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। साइंस के अंदर हम केमिस्ट्री जो है वो कर रहे हैं। आप सभी को पता होगा, ये जो बुक हमारी है वो चैप्टर वाइज बुक है, पूरी जीएस की बुक है। और इस बुक का जो जितना भी कंटेंट पिनक्कल का है वो बहुत ही बेहतरीन है, यानी कि आने वाला जो आपका एग्जाम है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहेगा। आप ये मान सकते हो कि 60 से 70% जो आपका सिलेबस है वो लगभग यहीं से आ जाता है, और ये 5th एडिशन है। और हम जो ये सेशन आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं और जो इस पिनक्कल की बुक में जो एक्सप्लेनेशन दे रखी है, वो सारी चीज़ें जब आप करते हो तो आपके लिए ये बुक और ये सेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को। आज के सेशन को केमिस्ट्री से जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, और केमिस्ट्री के अंदर हम 9 क्लास कर चुके हैं, और आज की जो हमारी 10th क्लास है, 10वीं क्लास जो है हम लेने वाले हैं। चलिएगा स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस को। इससे पहले भी हम बेहतरीन क्वेश्चन जो है हम कर चुके हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, विच एलिमेंट सिंबल इज डेराइव्ड फ्रॉम ग्रीक नेम हाइड्रार गायरम। हाइड्रार जायरम जो होता है, हाइड्रार से एच और जो जायरम जो है उससे जी, एच जी सिंबल किसका है, क्वेश्चन ये पूछा गया है। एंड मीनिंग लिक्विड सिल्वर, इसको जो है हम लिक्विड सिल्वर के नाम से जानते हैं। इंडिकेटिंग इट्स शाइनी सरफेस, और जो है ये जो है चमकदार सतह को दर्शाता है, तो इसका नाम क्या है। तो आप सभी को सिंपल सी बात आपको पता होनी चाहिए कि जो मरकरी जो होता है, इसका सिंबल जो होता है वो एच जी होता है। इसके बारे में मैं बता देता हूँ मरकरी के बारे में। ये एकमात्र ऐसी मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। लिक्विड मेटल है, ये लिक्विड मेटल है। सभी मेटल सॉलिड होती हैं, लेकिन ये एक ऐसी मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। इसको, इसका कलर जो है वो सिल्वर की तरह होने की वजह से इसको हम क्विक सिल्वर बोलते हैं। क्विक सिल्वर जो है वो बोलते हैं। क्विक सिल्वर किसे बोलते हैं, क्वेश्चन बहुत बार जो है एग्जाम में पूछा जाता है। तीसरा, मरकरी जो है किसी भी मेटल के साथ मिलकर अमलगम बनाती है। मरकरी किसी भी मेटल के साथ मिलकर किस क्या बनाती है, अमलगम जो है, अमलगम बनाती है। एक बात याद रखिएगा, बनाती है किसके साथ बनाती है, ये लिख लीजिएगा। लगभग सभी मेटल के साथ अमलगम बनाती है, आयरन को छोड़कर। आयरन को छोड़कर सभी मेटल के साथ जो है अमलगम बनाती है, यानी कि उस मेटल के अंदर डिसोल्व हो जाती है, घुल जाती है। और आपकी जो मरकरी जो है वो एल्यूमिनियम के साथ सबसे तेज अमलगम बनाती है, सबसे तेज अमलगम बनाती है, यानी कि सबसे तेजी से घुल जाती है। देखिएगा, एक सिंपल तरीका बताता हूँ मैं आपको। अगर आप मरकरी को किसी भी मेटल के ऊपर डाल देते हो, जैसे मान के चलो ये जो है आपकी एल्यूमिनियम की बॉल है, इस बॉल पर आप मरकरी को डाल देते हो, एचजी को डाल देते हो, तो ये जो है मरकरी के अंदर डिजोल्व हो जाएगा, यानी कि पिघल जाएगा, घुल जाएगा। ठीक है, बिल्कुल डिजोल्व कर देगा। अब इसको हम बोलते हैं अमलगम बनाना। तो अमलगम जो आपकी मरकरी है वो केवल आयरन के साथ नहीं बनाती। इसीलिए एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपकी मरकरी को कहाँ रखा जाता है। तो एचजी को मरकरी को लौह पात्र में, यानी कि आयरन के बर्तन में, लौह पात्र में रखा जाता है, पात्र में रखा जाता है। इसको आप नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपके जो मरकरी है उसको आयरन के बाउल के अंदर जो है रखा जाता है, क्योंकि ये अमलगम नहीं बनाता है मरकरी। मरकरी के बारे में एक बात याद रखिएगा, मरकरी का जो मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो -39 डिग्री सेल्सियस होता है। इसीलिए इसका प्रयोग नॉर्मल थर्मामीटर बनाने में किया जाता है। नॉर्मल थर्मोमीटर बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, किसका भी, मरकरी का। ठीक है, नॉर्मल में इसका किया जाता है, एब्सोल्यूट थर्मामीटर में अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो 357 डिग्री सेल्सियस होता है। ये भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछ लिया जाता है, किसके बारे में, मरकरी के बारे में। तो ये जितने भी फैक्ट मैंने आपको बताए हैं मरकरी के, अपने आप में बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। ठीक है, तो इनको सभी फैक्ट्स को याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट को देखते हैं। सिल्वर एचजी है, इसको क्विक सिल्वर नहीं बोलते, केवल सिल्वर बोलते हैं। एजी है, एचजी नहीं, सॉरी, एजी जो है वो आपकी क्या होती है, सिल्वर होती है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, विच एलिमेंट ऑफ ग्रुप 13
ऑफ द पीरियोडिक टेबल लिक्विफाइड जस्ट अबव द रूम टेम्परेचर, जस्ट अबव द रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर क्या होता है पहले तो वो मैं बता देता हूँ। रूम टेम्परेचर हम कहते हैं 25 डिग्री सेल्सियस को रूम टेम्परेचर कहते हैं, जहां पर न सर्दी है न गर्मी है। जस्ट अबव द रूम टेम्परेचर इसका मतलब है 25 से थोड़ा ऊपर जाने पर जो है वो क्या हो जाता है, पिघल जाता है, यानी कि वो मेल्ट हो जाता है, लिक्विफाइड में हो जाता है। उसको हम क्या कहते हैं, तो उसका नाम है भी गैलियम। गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो 29 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि 29 डिग्री सेल्सियस जो होता है मेल्टिंग पॉइंट होता है गैलियम का। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे ना लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट मेटल कौन सी है, लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट मेटल कौन सी है, तो लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट मेटल जो है वो कौन सी है, वो आपकी गैलियम ही है। गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये आता है कि कौन सी मेटल हथेली पर रखने पर, पाम पर रखने पर, हथेली पर रखने पर, हथेली पर रखने पर पिघल जाएगी, रखने पर मेल्ट हो जाएगी, उसको हम क्या कहते हैं, उस मेटल का नाम है सीजियम। सीजियम एक ऐसी मेटल है, सीजियम फर्स्ट ग्रुप की मेटल है, एक ऐसी मेटल है अगर आप हथेली पर रख दोगे, यानी कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट जो होगा वो बॉडी के टेम्परेचर यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस होगा। यहाँ पर कंफ्यूजन क्या बनता है वो मैं आपको बताता हूँ। कई एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट वाली मेटल कौन सी है, तो कई एग्जाम में तो गैलियम को आंसर मान लिया जाता है और कई जगह पर जो है सीजियम को आंसर मान लिया जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी थ्योरी बदल गई है। सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट जो है हमेशा किसका रहेगा, गैलियम का ही रहेगा। लेकिन जब गैलियम ऑप्शन में नहीं होता है तो हम सीजियम को आंसर करते हैं। किसको आंसर करते हैं, सीजियम को आंसर करते हैं। इस चीज को आप याद रखिएगा। सीजियम दूसरे नंबर पर सबसे कम जो है मेल्टिंग पॉइंट होती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे ऐसी कौन सी मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर, रूम का मतलब 25 डिग्री सेल्सियस पर जो है आपकी किसमें होती है, लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है, वो आपकी कौन है, मरकरी Hg। तो 3 क्वेश्चन बनते हैं। ऐसी कौन सी मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड में होती है, तो वो मरकरी है। ऐसी कौन सी मेटल है जो रूम टेम्परेचर से जस्ट अबो यानी कि 29 पर होती है, तो उसको हम गैलियम बोलते हैं। ऐसी कौन सी मेटल है जो बॉडी टेम्परेचर पर, देखिएगा रूम टेम्परेचर पर, अबो रूम टेम्परेचर पर, बॉडी टेम्परेचर पर, हथेली पर रखने पर जो है पिघल जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, सीजियम कहते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने बनकर आए हैं ये आपके मेल्टिंग पॉइंट से लेकर। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे सबसे ज्यादा किसका है, सबसे ज्यादा जो है आपका मेल्टिंग पॉइंट किसका है, तो आपको आंसर करना है टंगस्टन का। किसका आंसर करना है, टंगस्टन। सेम ऐसे ही हाईएस्ट से जब क्वेश्चन आता है तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट से जब क्वेश्चन आता है तो कई जगह पे टंगस्टन को आंसर माना जाता है, कई जगह पर प्लेटिनम को आंसर माना जाता है। लेकिन टंगस्टन को केवल जब ही माना जाएगा, सॉरी प्लेटिनम को केवल जब ही ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट वाली मेटल माना जाएगा जब टंगस्टन जो है ऑप्शन में नहीं होगा। डब्ल्यू टंगस्टन का साइन है और पीटी जो है वो आपके प्लेटिनम का साइन है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा भी, वो आपका गैलियम होगा। आई होप ये चीजें जो है आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आइडेंटिफाई द वर्ड दैट मीन्स वर्टिकल कॉलम्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो मैं आपको बता चुका हूं, अगर बात करें वर्टिकल कॉलम्स की, वर्टिकल का मतलब डाउन टू अर्थ, और डाउन टू अर्थ क्या होते हैं, डाउन टू अर्थ होते हैं ग्रुप आपके, क्या होते हैं, ग्रुप जिनकी संख्या कितनी है, 18। और अगर बात करें हॉरिजॉन्टल की, जिसको हम क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं, या फिर हॉरिजॉन्टल बोलते हैं जिसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। और इनको जो है हम ग्रुप बोलते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल बोलते हैं या फिर कॉलम बोलते हैं। ठीक है, 2 वर्ड यूज कर सकते हैं, वर्टिकल या कॉलम। इसके लिए हम हॉरिजॉन्टल या रो के लिए हम किसको यूज कर सकते हैं, पीरियड को यूज करते हैं, जिनकी संख्या कितनी है, 7 है। यहां पर वर्टिकल पूछा गया है तो वर्टिकल आपके कौन होते हैं, ग्रुप जो होते हैं वो आपके वर्टिकल होते हैं। तो वर्टिकल कॉलम भी दे देता है, कई दफा केवल वर्टिकल भी दे देता है, तो कॉलम और वर्टिकल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल और रो, हॉरिजॉन्टल रो। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आइडेंटिफाई द ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल इन विच आयरन बिलोंग्स टू। तो वैसे तो मैं आपको बता चुका हूं कि ये जब क्वेश्चंस आते हैं तो केवल 1, 2 और 17 और 18 ग्रुप से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट कुछ मेटल्स को पूछ लिया जाता है और किस्मत पर डिपेंड करता है। जैसे CHSL में आयरन को पूछ लिया गया, कोबाल्ट को भी पूछा गया था एक एग्जाम के अंदर। कोबाल्ट जो है 9th ग्रुप के अंदर पड़ती है, 9वें ग्रुप में, और जो आपकी आयरन है वो आपके 8th ग्रुप में पड़ती है। तो ये चीजें आपको जो है पीरियोडिक टेबल से करनी पड़ेंगी, नेसेसरी है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
अकॉर्डिंग टू मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग, विच अननोन एलिमेंट ऑफ ग्रुप 3 had an atomic mass 68 that was later replaced by गैलियम। गैलियम से किसको रिप्लेस किया गया? डायरेक्ट मैं बात करता हूँ। देखिएगा, मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी वो 1869 में दी गई थी। फर्स्ट पीरियोडिक टेबल थी ये आपकी फर्स्ट पीरियोडिक टेबल थी, पहली पीटी थी, इसीलिए मेंडलीव को फादर ऑफ पीटी कहा जाता है। फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल किसको कहा जाता है? फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल जो है वो किसे कहा जाता है? मेंडलीव को कहा जाता है। मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल जो बनाई थी उस टाइम पर केवल 63 एलिमेंट्स ही डिस्कवर हुए थे, और इसने 63 एलिमेंट्स के ऊपर एक पीरियोडिक टेबल बनाई थी, जिसमें ग्रुप्स तो इसने लिए थे 8 और पीरियड्स की संख्या रखी थी इसने 7। लेकिन कई सेल ऐसी थी जिनके अंदर एक सेल में 2 एलिमेंट्स को रखा गया था, या फिर आप ये कह सकते हो रिप्लेस किया गया था। और जहां पर एलिमेंट्स को रिप्लेस किया गया था, जिसको जिसके साथ रिप्लेस किया गया था उसके आगे उसने वर्ड लगा दिया था एक्का। जैसे कि एक्का एल्यूमिनियम को रिप्लेस किया गया था गैलियम से। ठीक है, तो इसका गैलियम यही पूछा है, गैलियम से किसको रिप्लेस किया गया है? एटॉमिक मास भी दे रखा है इसका, तो 2 चीजें जो है आपको दे रखी हैं, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा? आपका एल्यूमिनियम होगा। एक्का सिलिकॉन, एक्का बोरोन से जो है आपका स्कैंडियम को रिप्लेस किया गया था। ये देख लीजिएगा, एक्का मैग्नीशियम से हर एलिमेंट को अलग अलग जो है रिप्लेस किया गया था। इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखती है मेंडलीव की ये चीज़ें, लेकिन फिर भी 1-2 एग्जाम्स में ये चीज़ें पूछ ली जाती हैं, तो इसका राइट आंसर एक्का एल्यूमिनियम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, Why does the effective nuclear charge experienced by the valence electrons decrease down to the earth? तो ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। जब हम नीचे की तरफ जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ती है, तो उस टाइम पर जो है आपकी न्यूक्लियर चार्ज जो है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो डिक्रीज होने लग जाता है, या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है डिक्रीज होने लग जाते हैं। उसका रीजन ये है कि नीचे की तरफ जाने पर जो इलेक्ट्रॉन जो है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो हैं वो न्यूक्लियस से दूर जाने लग जाते हैं। न्यूक्लियस से, जैसे ये आपके न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस से दूर जाने लग जाते हैं, जिसकी वजह से जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो जाते हैं डाउन टू अर्थ। ये पहले भी हम कर चुके हैं शायद क्वेश्चन। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आर फर्दर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, इसका राइट आंसर होगा। तो देख लीजिएगा, सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन नाभिक से अधिक दूर होते हैं, तो ये बिल्कुल ठीक है। तो आपके आउटर मोस्ट जो होते हैं इलेक्ट्रॉन आर फर्दर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। ठीक, आउटर मोस्ट की जगह ये वर्ड जो यूज कर रखा ना, ये और भी अच्छा रहेगा आपके लिए। सबसे बाहरी बाहरी बाहरी, हाँ आउटर मोस्ट ही हो गया, ठीक है ये, ठीक है। तो और ही था, मैं कुछ और समझ गया। ठीक है, तो आपका जो है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बहुत दूर, ज़्यादा दूर होते हैं। तो ये बात सिंपल सी बात, आउटर मोस्ट का मतलब बाहरी होते हैं। ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर देयर इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ ग्रुप 16? ग्रुप 16 का नाम क्या है? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। 17वें ग्रुप का नाम है ऑक्सीजन फैमिली। क्या नाम है? ऑक्सीजन की फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली में कौन है? ऑक्सीजन है। मैं ऑक्सीजन को ही ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है हर ग्रुप की केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है, तो मैं ऑक्सीजन को ही ले लेता हूँ। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 8, यानी कि इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 8। कॉन्फ़िगरेशन 2 और 6, यानी कि बार कितने होंगे? 6 होंगे। वैलेंसी नहीं पूछी इसने, इसने पूछा आउटर मोस्ट सेल में कितने मिलेंगे। तो पहली सेल में के में 2 और आउटर मोस्ट में 6, क्योंकि टोटल तो 8 ही थे। तो बार कितने हैं? 6 हैं। ये वैलेंसी या बोर मॉडल जब हमने किया था उसमें ये चीज़ें मैंने आपको सिखाई थी, जितनी हो सकती थी उतनी बताई थी। तो यहाँ आउटर मोस्ट में 6 हैं। इसका आंसर देखिएगा, आउटर मोस्ट में कितने हैं अगर आपसे पूछे तो आपको आंसर करना 6। वैलेंसी कितनी है? आपको आंसर करना है 2। चार्ज कितना है? तो 2 की कमी है। चार्ज कितना है? 2 की कमी है, तो आंसर करना -2। बहुत ही बेहतरीन बातें बता दी हैं आपको मैंने। ये 3 टाइप से क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन ऑक्सीजन की कितनी है? 2 और 8। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। तो 16th ग्रुप में सबसे बारीक कोर्स में कितनी है भी? 6 हैं। तो किसी के भी अगर आपको आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो उसके लिए आपको उसकी कॉन्फ़िगरेशन का पता होना जरूरी है, और कॉन्फ़िगरेशन निकालनी आनी जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन? तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या है, जिसको हम म्यू से डिनोट करते हैं? तो एटॉमिक मास जो ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन 8, 8 दूनी 16, तो 16 इज द राइट आंसर, 16 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास मैं स्टार्टिंग से ही आपको बता रहा हूँ, याद करने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एज पर न्यूलैंड ऑक्टेव्स विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द सेम प्रॉपर्टी ऑफ सोडियम? सोडियम के जैसी प्रॉपर्टी किसकी थी?
ऑक्टेव के रूल के अकॉर्डिंग। पहली तो बात, ऑक्टेव का रूल था क्या? न्यूलैंड ने दिया ऑक्टेव का रूल। कब दिया? कब दिया ये भी बात आपको पता होनी चाहिए। 1865 में रूल दिया। इसके ऊपर बेस था संगीत के स्वर पर। संगीत के स्वर पर जो है ये रूल बेस था। इसने कहा था कि फर्स्ट एलिमेंट और एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टी जो हो वो सेम होंगी। प्रॉपर्टी जो होंगी, प्रॉपर्टी सेम होंगी, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो केमिकल हो। जिस प्रकार संगीत के 7 स्वर होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी, 7, और फिर सा, यानी कि पहला और 8वां जो है सेम होते हैं। मैं लिख देता हूं, जैसे कि सा रे गा मा पा धा नी। देखिएगा ये क्वेश्चन गलत मत कर देना, हिंदी वैसे तो एसएससी में नहीं आती, फिर भी जनरल नॉलेज का क्वेश्चन गलत हो जाएगा। संगीत के 7 स्वर होते हैं, सारे गा मा पा धा नी तक। ये 7 जो दोबारा आता है ये रिपीट होता है, ये पहला और ये 8th, पहला और 8th जो सेम है। इसीलिए जो आपका मेंडलीव के ऑक्टेव का जो रूल है वो संगीत के 7 स्वर पर है, ना कि 8 स्वर पर। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और हम गलत कर देते हैं कि ऑक्टेव का जो रूल है वो किसके ऊपर बेस है, संगीत के स्वर पर। कई दफा क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि ऑक्टेव का जो रूल है जो संगीत के स्वर पर बेस है वो कितने संगीत के स्वर पर बेस है, तो 7 पर बेस है, ना कि 8 पर। ये हम क्वेश्चन गलत कर देते हैं भावनाओं में आकर। ठीक है, तो आपके जो ऑक्टेव का रूल था उसमें एलिमेंट लिए थे 56। 56 में पहला था हाइड्रोजन और लास्ट था थोरियम। 56 जो था वो कौन था, थोरियम था। इसने अरेंजमेंट ऐसे की थी कि पहले के 8वें के साथ मैच होंगे, और इसने पहले नंबर पर रखा और उसके बाद जो है इसने सोडियम को रखा और 8वें नंबर पर पोटेशियम को रखा, यानी कि सोडियम के बाद पोटेशियम को रखा। यानी कि इसने किसके साथ मैच करवाई, सोडियम के गुण, इसने सोडियम की प्रॉपर्टी पोटेशियम के साथ मैच करवाई। किसके साथ मैच करवाई, पोटेशियम के साथ मैच कराई। तो ये आपके जो है ऑक्टेव्स के अकॉर्डिंग बता रहा हूं मैं, ऑक्टेव का रूल जो था। अब इसकी थ्योरी इतनी अच्छी थी, फिर गलत क्यों हुई? इसकी थ्योरी गलत इसलिए हुई क्योंकि ये जो थ्योरी थी ये केवल कैल्शियम तक ही लागू रही। कैल्शियम के बाद पहले की प्रॉपर्टी 9वें के साथ मिलने लगी। पहले की प्रॉपर्टी किसके साथ मिलने लगी, 9वें के साथ जो है मिलने लगी। इसलिए ये जो थ्योरी जो है आपकी वो गलत सिद्ध हो गई। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हेलोजन्स हैव डैश इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटरमोस्ट शेल। हेलोजन के पास कितने होते हैं? अब वही बात आपको ये पता होना चाहिए। हेलोजन कौन सा ग्रुप होता है? हेलोजन होता है 17th ग्रुप। 17th का किसी भी एलिमेंट को उठा लो। 17th के फ्लोरीन को उठा लेता हूं मैं, फ्लोरीन को उठा लेता हूं, क्लोरीन को उठा लेता हूं। फ्लोरीन 9 है, क्लोरीन 17 है, दोनों को उठा लेता हूं। एक बार समझा देता हूं, सभी का सेम मिलेंगे आपको। ठीक है, यहां पर अगर मैं बात करूं फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 2 और 7। आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन में कितने हो जाएंगे, 2, 8, 10 और 7। आउटर मोस्ट में कितने, 7। तो इसने आउटर मोस्ट सेल में कितने यही पूछा है, तो इसका राइट आंसर तो हो जाएगा 7। लेकिन अगर यहां पर ये पूछता ना इसकी वैलेंसी कितनी है, तो वैलेंसी कितनी है, 1 कम है, 8 में 1 कम है तो 1 वैलेंसी। चार्ज कितना है, चार्ज कितना है, तो 1 कम है तो -1। तो ये सभी चीजें जो हैं आपको जब आएंगी, जब आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी। तो इतनी बार सिखाने के बाद तो शायद आपको ये चीज़ आ जानी चाहिए, नहीं तो आपके मन में एक इच्छा होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए कि हम इसको सीखें। सीखने के लिए मैंने आपको बता रखा है, जो हमारी जीएस की बुक है उसका सॉल्यूशन करवा रखा है, उसमें बेहतरीन तरीके से ये चीज़ें करवा रखी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। ऑफ द नोन एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल ओनली डैश आर गैसेज अंडर द नॉर्मल एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। ठीक है, तो इसने कहा है कि आवर्त सारणी में ज्ञात तत्वों में से केवल कितने तत्व सामान्य रूप से वायुमंडल में जो है उपस्थित होते हैं। बात की है इसने गैस की, कौन कौन सी गैस, पहले तो मैं आपको ये बात करता हूँ। ठीक है, आपकी 7 तो, हाँ 7 तो के साथ तो होती हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, जीनोन, रेडोन, क्रिप्टोन। क्रिप्टोन 6 तो ये होगी भाई। ठीक है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 3 ये हो गई भाई, मौजूद होती हैं किसमें, एटमॉस्फेयर में। और फ्लोरीन और क्लोरीन 2 ये हो गई भाई। कितनी हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 जो हैं आपकी गैस जो हैं वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती हैं। ये 11 गैस जो हैं
वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती हैं। लिख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भी आपसे ये भी पूछ सकता है कौन कौन सी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती हैं। तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तीन तो ये। 17वें ग्रुप की फ्लोरीन और क्लोरीन। और इनर्ट गैस सारी की सारी, इनर्ट गैस सारी की सारी जो है कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, आपके एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो 11 होगा। ठीक है भाई, तो इनको जो है अच्छे से कर लीजिएगा। सबसे ज़्यादा कौन पाई जाती है, एटमॉस्फेयर की बात कर रहा हूँ, नाइट्रोजन 78%। ठीक है, दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन कितनी, 21%। अब आप कहोगे सर कार्बन डाइऑक्साइड भी तो प्रेजेंट होती है। अरे भाई कार्बन डाइऑक्साइड एक कंपाउंड है, ना कि गैस। इसने पूछा कि गैस कौन सी प्रेजेंट होती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ कंपाउंड है। तो इस चीज को आप गलत मत कर दीजिएगा। ठीक है, कहीं बारा कर दो कि हाँ जी कार्बन डाइऑक्साइड भी हो, कार्बन मोनोऑक्साइड भी हो, सल्फर डाइऑक्साइड भी हो, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, अरे वो तो बहुत सी होती हैं, वो कंपाउंड्स हैं। यहाँ पर इसने पूछा कौन सी गैस एटमॉस्फेयर में पीरियोडिक होती है, लेकिन वो जो पीरियोडिक टेबल में है, बात भी लिख रखी पीरियोडिक टेबल में। कार्बन डाइऑक्साइड है कहीं पर, नाइट्रोजन ऑक्साइड है कहीं पर, कार्बन मोनोऑक्साइड है कहीं पर पीरियोडिक टेबल में, नहीं है, वो कंपाउंड है। तो 11 इज द राइट आंसर, इसका राइट आंसर 11 होगा। नेक्स्ट पर चलिएगा। द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 3 to 12 आर कॉल्ड डैश एलिमेंट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट। तो आपके 3 से देखिएगा, मैं आपको बता देता हूँ, आपका फर्स्ट और सेकंड ग्रुप, फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप की बता रहा हूँ, इन दोनों से मिलकर आपका बनता है एस ब्लॉक। कौन सा बनता है, एस ब्लॉक। ठीक है, इसको आपके मैं बता चुका, एल्कली मेटल, एल्कली अर्थ मेटल। दूसरा जो है आपका 3 से लेकर 12 तक, ये बनता है आपका डी ब्लॉक, डी ब्लॉक। इसका नाम दूसरा ट्रांजिशन मेटल, ट्रांजिशन मेटल या एलिमेंट्स, क्योंकि इसमें सारे मेटल्स ही हैं, मेटल से लिख सकते हो। 13 से लेकर 18 तक ये सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप है, जिसको बोलते हैं पी ब्लॉक। पी ब्लॉक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्लॉक है ये, क्योंकि ये एक ऐसा ब्लॉक है जिसके अंदर मेटल भी है, नॉन मेटल भी है और मेटालॉइड भी है। इसमें, इस ब्लॉक में मेटल, नॉन मेटल और मेटालॉइड, तीनों की तीनों चीजें मौजूद हैं। और जो आपके 3 ब्लॉक है ना, एक बचता है एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक, एफ ब्लॉक में कौन है, एफ ब्लॉक में लेंथेनोइड्स और एक्टिनोइड्स हैं। एक्टिनोइड्स 51 से 71 तक आपकी लेंथेनोइड है, और 89 to 103 तक जो है आपकी एक्टिनोइड है। ये आपका एफ ब्लॉक है। तो आपके इन ब्लॉक में, ये 3 के 3 जो ब्लॉक बनते हैं आपके, ये 3 ब्लॉक, इन सभी में आपकी मेटल मौजूद है, सारी की सारी मेटल है। इधर आपकी जो पी ब्लॉक है, इसमें तीनों की तीनों मौजूद है, मेटल भी, नॉन मेटल भी और मेटालॉइड भी। और इसी में एक जिग-जैग लाइन है ऐसे करके, इस जिग-जैग लाइन पर मेटालॉइड रखी हुई हैं। और मेटल को नॉन मेटल से, मतलब धातुओं को अधातुओं से अलग करने वाली उप धातुएं जो हैं, जिग-जैग लाइन यानी कि पी ब्लॉक पर भी ही रखी गई हैं। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जिग-जैग लाइन पीरियोडिक टेबल के किस ब्लॉक में होती है। तो ये जो है आपके पी ब्लॉक में होती है। किस ब्लॉक में, पी ब्लॉक में। तो ये था भी आपका क्वेश्चन पूछा है कि 3 से 12 ट्रांजिशन मेटल किस में पाई जाती हैं, तो डी ब्लॉक में पाई जाती हैं। ए कोई ब्लॉक नहीं होता, सी कोई ब्लॉक नहीं होता, ये तो ब्लॉक ही नहीं होते। ब्लॉक 4 ही होते हैं पीरियोडिक टेबल में, एस, पी, डी और एफ। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट देखिएगा, इन द पीरियोडिक टेबल द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो लेफ्ट टू राइट बढ़ती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि आपके जो 17th ग्रुप है, क्योंकि 18th ग्रुप तो नोबल गैस है, इनके पास तो किसी भी प्रकार का चार्ज होता ही नहीं है। 17th ग्रुप जो है, जिसको हम हैलोजन फैमिली बोलते हैं, जिसको हम हैलोजन बोलते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसमें जो फ्लोरीन जो होता है, फ्लोरीन ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व है। ठीक है, हाईली इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट है, नेगेटिव एलिमेंट है फ्लोरीन, एलिमेंट है आपका कौन, फ्लोरीन। ठीक है, और फ्लोरीन यहाँ पर कहा है कि 17th ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, और जो एल्कली मेटल आर सेपरेटेड बाई, तो यहाँ पर फर्स्ट ग्रुप मान के चलो, फर्स्ट ग्रुप तो इधर है, लेकिन सेपरेट किया तो बीच में कोई ना कोई ग्रुप रहा होगा, और यहाँ पर आपका फर्स्ट ग्रुप रख देता हूँ मैं। और फर्स्ट ग्रुप कौन सा है, एल्कली मेटल है, एल्कली मेटल है। अब मेरे को एक बात बताओ, ठीक है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये वाले फ्रेंशियम। तो अब 17
और एक के बीच में 18वां ग्रुप है, सिंपल सी बात है, ये 18वां ग्रुप है तो होगा 18th ग्रुप होगा। अब आप कहोगे ऐसे कैसे सर, ये तो कॉर्नर पे है, ये तो कॉर्नर पे बीच में कैसे है? अरे भाई इसने ऐसे ही तो पूछा है कि पीरियोडिक टेबल में हम इलेक्ट्रॉन हैलोजन और आपके जो एल्कली मेटल है इनके बीच में किसको रख सकते हैं, तो इसके बीच में हम एक 18वां ग्रुप ले सकते हैं। और कौन सा लेंगे, यही लेंगे। और 18वें ग्रुप को हम क्या कहते हैं, इसको जो है हम नोबल मेटल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नोबल्स मेटल जो है वो बोलते हैं। सॉरी नोबल मेटल नहीं भाई, यहाँ पर देखो भाई कैसे क्वेश्चन गलत हो रहा है, क्वेश्चन गलत हो गया ना, नोबल मेटल कर दिया मैंने। अरे नोबल मेटल कौन सी पता है? नोबल मेटल जो है ना वो आपकी गोल्ड, एयू, सिल्वर, एजी, प्लेटिनम, ये आपकी नोबल मेटल हैं, ठीक है। नोबल गैसेज 18वें ग्रुप का नाम नोबल गैसेज है। नोबल गैसेज 18वें ग्रुप का नाम नोबल गैसेज है, इनर्ट गैसेज हैं। और इनको जो है हम 8वें और फर्स्ट ग्रुप के बीच में रखते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो डी होगा। गलत मत कर दीजिएगा, देखो बहुत ही शातिर दिमाग के साथ एग्जामिनर ने खेल रखा है, ठीक है। और आप जो आउट हो जाओगे, इस पे आउट नहीं होना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द हॉरिजॉन्टल रा। तो हॉरिजॉन्टल रा क्या है? हॉरिजॉन्टल रा आपके पीरियड्स हैं। वर्टिकल कॉलम क्या है? वर्टिकल कॉलम आपके ग्रुप्स हैं। तो इज द राइट आंसर पीरियड। संख्या कितनी? 7। अगर आपको वर्टिकल कॉलम पूछता तो आपको क्या आंसर देना था? वो आपको ग्रुप देना था। तो ये पहले भी आ चुका है, ज्यादा नहीं करेंगे। नेक्स्ट को देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज एल्कली अर्थ मेटल। तो एल्कली अर्थ मेटल किसको हम बोलते हैं? सेकंड ग्रुप को हम बोलते हैं। सेकंड ग्रुप जो होता है उसको हम बोलते हैं बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेटा बेरिलियम मांगे मैग्नीशियम कार कैल्शियम, ठीक है। ऐसे करके याद कर लेना, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बाप को राजी कर देना। तो आपका जो है बेटा मांगे से मैग्नीशियम मांगे से मैग्नीशियम। तो आपका जो है इनमें से कौन सी जो है एल्कली अर्थ मेटल है? तो सेकंड ग्रुप। तो मैं आपको बता चुका हूँ, फर्स्ट, सेकंड, 17th और 18th ग्रुप। इनको आप जरूर करिएगा कि इसमें कौन सा एलिमेंट मौजूद है, ठीक है। अगर ये आप नहीं करते हो तो मैं कुछ नहीं बता सकता कि आप जो है आपका काम आएगी नहीं आएगी चीजें। नेक्स्ट को देखिएगा, द पीरियोडिक लॉ एज वी नो इट टुडे ऑज इट्स डेवलपमेंट टू। वर्तमान और जो नियम है किसके द्वारा विकसित किए गए? तो मैं आपको बता देता हूँ, वर्तमान पीरियोडिक लॉ कहे या वर्तमान पीरियोडिक टेबल कहे, ये सारी की सारी चीजें जो है किसने दी हैं? ये आपके मेंडलीफ ने दी हैं। सबसे पहले मेंडलीफ ने ही जो है 1869 के अंदर जो है किसके बारे में बताया? पीरियोडिक टेबल क्या चीज है, कैसे बनती है। इन्हें पहली पीरियोडिक टेबल बना के भी दिखाई, लॉ भी बनाए कि पीरियोडिक टेबल काम कैसे करती है। जो आपके वर्टिकल कॉलम होते हैं उनको हम ग्रुप बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल रॉ होती हैं उनको हम पीरियड्स बोलते हैं। इस बारे में बात भी जो है आपकी किसने बताई? भी मेंडलीव ने बताई। और इसीलिए फादर ऑफ पीटी कौन कहलाया? मेंडलीव ही कहलाया। फादर ऑफ पीटी जो है वो कौन कहलाया? पीटी जो है वो मेंडलीव ही कहलाया। और 101वें नंबर का एलिमेंट जो है जिसको हम मेंडेलविनियन कहते हैं वो भी आपके मेंडलीव के नाम से ही है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसने 101 नंबर पर अपना जो एलिमेंट है इसी के नाम के ऊपर रखा गया है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट पर चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच साइंटिस्ट अरेंज्ड द पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। जितने भी साइंटिस्ट आए ना भाई, सभी ने अपनी एटॉमिक जो थ्योरी जो दी वो एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग दी। लेकिन पीरियोडिक टेबल किसने दी? पीरियोडिक टेबल तो आपके मोसले ने दी एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग, और मेंडलीव ने दी किसके अकॉर्डिंग? एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग। तो पीरियोडिक टेबल किसने दी? पीरियोडिक टेबल किसके अकॉर्डिंग? इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग। तो वो आपके कौन थे? वो आपके मेंडलीव थे। कौन थे भी? मेंडलीव थे। मोसले ने इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के ऊपर दी थी, इसने किसके ऊपर दी है? एटॉमिक नंबर के ऊपर दी है। हमारी जो पीरियोडिक टेबल अब फिलहाल की जो है 1 से 118 तक की जो पीरियोडिक टेबल है ये बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर जो है बनाई गई है हेनरी मोसले ने। नेक्स्ट पर चलिएगा, Which of the following is used as cooling medium for large hadron collider, जिसको हम LHC बोलते हैं, and the superconducting magnetic in the MRI magnetic resource रेजोनेंस इमेजिंग। फुल फॉर्म लिख लीजिएगा। MRI आपकी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन की जांच करने के लिए हम क्या करते हैं? MRI करते हैं। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग स्कैनर्स एंड NMR स्पेक्ट्रोमीटर्स। तो NMR स्पेक्ट्रोमीटर, इन सभी के अंदर जो है
आपकी किसका प्रयोग किया जाता है, किस कूलिंग मीडियम गैस का प्रयोग किया जाता है, कूलिंग मीडियम का। फॉलोइंग इज यूज्ड एज कूलिंग मीडियम, ठंडा करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। चलिएगा, मान के चलो पता नहीं है इसका, लेकिन फिर भी ऑप्शंस को नेगलेक्ट करके करने की कोशिश करेंगे। देखिएगा, नियोन जो है वो एक चमकने वाली गैस है, चमक देती है, चमकने वाली, चमकने वाली। अब सिंपल सी बात है, चमक देगी, लाइट देगी, तो इसके पास तो कूलनेस होने का संभावना ही नहीं है, ये ठंडी होगी, सिंपल सी बात है, चमक देगी तो ठीक है भाई। क्लोरीन भी ठंडी गैस होती है, सभी को पता है, वाटर को प्योरीफाई करती है और जहरीली भी होती है, वाटर प्योरीफिकेशन करती है, प्योरीफिकेशन करती है। और इसके साथ जो है ये जहरीली भी तो होती है, टॉक्सिक भी तो होती है। अब टॉक्सिक चीज को हम एमआरआई में नहीं प्रयोग करेंगे, इसको भी काटो। आर्गन, एटमॉस्फेयर में आर्गन जो है वो सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस है एटमॉस्फेयर में। एक बचती है हीलियम, दो बचती हैं। अब आर्गन और हीलियम पर आपको देखना है, मैं आपको बता देता हूँ। कूलिंग मीडियम में जो है काम करती है, कूल गैस होती है वो आपकी हीलियम होती है। कौन होती है? हीलियम। हीलियम बहुत ही ज्यादा यूज होती है, सभी को पता होगा। हीलियम के बारे में अगर मैं यूज बताऊं तो हीलियम जो है आपकी, पहला तो यूज यही हो गई, ये कूलिंग मीडियम के रूप में प्रयोग होती है। किसके अंदर? LHC के अंदर, MRI के अंदर और NMR के अंदर, इन सभी में जो है कूलिंग मीडियम, यानी कि उसकी मशीन का जो मीडियम है उसको ठंडा करती है। ठीक है, तो हीलियम जो है वो फर्स्ट नॉन मेटल है, पहली नॉन मेटल जो है वो किसको माना गया है? वो जो आपके हीलियम को माना गया है। सबसे हल्की एक्रिय गैस जो है, इनर्ट गैस जो है, इनर्ट गैस जो है वो भी आपकी कौन है? हीलियम ही है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात ये जो है, ये एकमात्र ऐसी गैस है जो ब्लड सोल्यूबल है, ब्लड सोल्यूबल गैस है, सोल्यूबल यानी कि रक्त में घुलती है, यानी कि आप ये कह सकते हो बॉडी के अंदर ये जा सकती है। देखिएगा, ब्लड सोल्यूबल केवल 4 ही गैस है। एक तो ऑक्सीजन है जो हमारे लिए अच्छी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ब्लड शरीर से बाहर निकाल देता है कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक, ऑक्सीजन लेता है और बाहर निकाल देता है। और एक कार्बन मोनोऑक्साइड है और एक हीलियम है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि कौन कौन सी गैस जो है वो ब्लड सोल्यूबल है। कार्बन मोनोऑक्साइड, देखिएगा, रक्त में घुलनशील है कार्बन मोनोऑक्साइड, लेकिन जहरीली है। जहरीली, इसमें टॉक्सिसिटी नहीं है, लेकिन फिर भी जहरीली क्यों है? शरीर के लिए हानिकारक क्यों है? क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो ऑक्सीजन से 200 गुना तेज रिएक्शन करती है, तेज रिएक्शन करती है, तेज रिएक्शन करती है ब्लड से, ब्लड से। अब ये इतनी तेजी से ब्लड में जाएगी कि ऑक्सीजन का तो काम करेगी नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन तो एनर्जी बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी बना नहीं पाएगा। अब बॉडी के अंदर ये जाती रहेगी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी बॉडी में, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी। और बॉडी चलती है ऑक्सीजन से, क्योंकि हमारी बॉडी का जो फ्यूल जो है, ईंधन जो, वो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन बॉडी में पहुंचेगा नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचेगा। अब आपको लगेगा हम सांस ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं हम, लेकिन वो कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है। और एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा, धीरे धीरे बॉडी जो है वो फिर हो जाएगी, या फिर डेथ हो जाएगी व्यक्ति की। क्योंकि सांस तो हम ले रहे हैं, गैस तो हमारे अंदर जा रही है, लेकिन वो गैस से बॉडी में काम नहीं कर पा रही है, क्योंकि ऑक्सीजन से हमारी बॉडी चलती है, ऑक्सीजन ही एनर्जी बनाती है, ऑक्सीजन ही हमारी बॉडी का फ्यूल है। अगर हम ऑक्सीजन बंद कर देंगे तो मैक्सिमम एक मिनट तक ही रह सकते हैं हम, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट। ऑक्सीजन जरूरी है। अब हम सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं जा रही, कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है, कार्बन मोनोऑक्साइड जा रही है, सॉरी। अब कार्बन मोनोऑक्साइड का काम तो नहीं है ना बॉडी में, तो ये धीरे धीरे व्यक्ति को मार देगी। इसीलिए इसको साइलेंट किलर, दम गोटू गैस, बहुत से नाम इसको दिए गए हैं, जहरीली गैस कार्बन मोनोऑक्साइड को। ठीक है, इधर ये ब्लड सोल्यूबल होने की वजह से ही है ना, इसका प्रयोग जो है आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन में, आपने देखा होगा, अस्पताल के सिलेंडर हैं, गोताखोरों के सिलेंडर हैं, हॉस्पिटल सिलेंडर जो है, हॉस्पिटल सिलेंडर जो है, इनमें किसका प्रयोग किया जाता है? आपकी हीलियम का ही प्रयोग किया जाता है। तो हीलियम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट गैस है, याद रखिएगा। हल्की होने की वजह से इसका प्रयोग गुब्बारों में भी किया जाता है, गुब्बारे जो होते हैं, बैलून जो होते हैं, गुब्बारों में इसका प्रयोग किया जाता है। वायुयान के टायरों में, एयरप्लेन जो होती हैं, वायुयान के टायर जो होते हैं, उनमें भी जो है आपकी किसका प्रयोग किया जाता है? हीलियम। नॉर्मल जो व्हीकल होते हैं उनके टायरों में जो है नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है, लेकिन वायुयान के टायरों में आपके हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये हल्की होती हैं, तो इसके बहुत ज़्यादा यूज है हीलियम के। नेक्स्ट देखिएगा, द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच ए सब्सटेंस कैचेज फायर इज कॉल्ड इट्स
यानी कि जिस टेम्परेचर पर कोई भी चीज में आग लग जाती है उसको हम क्या कहते हैं, उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट। एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन का मतलब विस्फोटक, विस्फोट तो करना नहीं है भैया हमें। मेल्टिंग का मतलब क्या होता है? मेल्टिंग का मतलब होता है सॉलिड से लिक्विड में जाना। यहाँ पर तो आग लग रही है, इसको भी हटाओ, मेल्टिंग को भी हटाओ। दो पॉइंट बचते हैं, एक बचता है इग्निशन पॉइंट, एक बचता है कंबसन टेम्परेचर। तो यहाँ पर जो लोएस्ट टेम्परेचर होता है जहां पर कोई चीज आग पकड़ लेती है, यहाँ कंबसन का मतलब तो आग हो गया भाई, लग चुकी है, लेकिन इसने कहा है जहां पर आग पकड़ती है वो स्टार्टिंग पॉइंट, तो उसको हम कहते हैं इग्निशन टेम्परेचर। क्या बोलते हैं? ज्वलन ताप कहते हैं जहां पर कोई भी चीज आग पकड़ती है। एक बात याद रखिएगा, पेट्रोल है, पेट्रोल है, डीजल है, किरोसिन है, इन सभी का जो इग्निशन टेम्परेचर जो होता है वो लो होता है, बहुत कम होता है। कोल जो होता है, कोयला, कोयला जो होता है वो उसका इग्निशन टेम्परेचर हाई होता है, यानी कि ये बहुत जल्दी आग पकड़ लेंगे, और इसका ज्यादा होने की वजह से ये आग जो है वो क्या पकड़ेगा? कम पकड़ेगा। अब देखो, पेट्रोल को थोड़ी ही तिल्ली दिखाओ, आग लग जाएगी। कोयले को तिल्ली दिखाने के बाद थोड़ी देर हवा लगानी पड़ेगी, उसके बाद आग लगेगी। यानी कि कोयले का इग्निशन पॉइंट कम है, पेट्रोल का इग्निशन पॉइंट ज्यादा है। तो वो मिनिमम टेम्परेचर जहां पर कोई चीज आग पकड़ ले उसको हम क्या कहते हैं? ज्वलन ताप कहते हैं, इग्निशन पॉइंट कहते हैं, इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज द प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेज इज इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट गैसेज। गैसों के मिश्रण का दाब अवयवी गैसों के आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है। तो ये ला है, इनको हम या तो ऑप्शन नेगलेक्ट से कर सकते हैं या आपको ये ला आना चाहिए। ठीक है, देखिएगा ऑप्शन नेगलेक्ट करते हैं। चार्ल्स का नियम, चार्ल्स का नियम कहता है कि वॉल्यूम का इन्वर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर। तो यहाँ पर वॉल्यूम और टेम्परेचर का कोई फंडा नहीं बताया गया है। बॉयल्स का ला, बॉयल्स का ला कहता है कि जो आपका प्रेशर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा वॉल्यूम के, यानी कि अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा, प्रेशर घटेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। तो यहाँ पर ये भी नहीं है। ग्राम्स का ला जो है, ग्राम्स का ला जो है गैस के ला से ही है, गैस का एक्सपेंशन से है, तो ग्राम के ला भी नहीं होगा। ये जो है आपका डाल्टन का ला है। अगर आपको ऑप्शंस पता है तो आप इनको गलत कर दीजिएगा, ये भी गलत है। इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा? आपका जो है डाल्टन का ला होगा। इट इज डाल्टन नियम। यह जो है डाल्टन का नियम है जिसके अनुसार गैसों के मिश्रण का दाब अवयवी गैसों के आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो डाल्टन होगा। नेक्स्ट को देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आपके लिए, इन 1662 हु डिस्क्राइब द इक्वेशन P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। यानी कि यहाँ पर एक प्रेशर है, पहला प्रेशर और दूसरा प्रेशर, पहला वॉल्यूम और दूसरा वॉल्यूम, वेयर P एंड V1 इज इनिशियल प्रेशर एंड वॉल्यूम एंड P2 एंड V2 इज द प्रेशर ऑफ वॉल्यूम ऑफ द गैसेज आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन। यानी कि पहले का टेम्परेचर और बाद का टेम्परेचर, ये जो है चीजें दी गई हैं। तो ये ला कौन सा? वही बात, इसको अगर आपको पता है तो आप इसको कर दोगे, क्योंकि ला है, इसमें कुछ चीज समझाने की है ही नहीं। तो इसका क्या होगा भाई ये जो है आपका बॉयल्स का ला है। ये जो आपका बॉयल्स ने ही बताया था, रॉबर्ट बॉयल्स इज द राइट आंसर। इसका जो आंसर जो है वो बॉयल्स है, इसने ही जो है इस लॉ को दिया था। तो ये ला है, इसमें ज़्यादा कुछ समझाने का नहीं है, तो आप इसको डायरेक्ट ही कर लीजिएगा। ऐसे ला जो हैं एक दो आ जाते हैं, तो सभी ला जो हैं आपको ऐसे ही कर लेने हैं, इनको ज़्यादा जो है इतना भी नहीं समझना या सीखना है। नेक्स्ट को देखिएगा, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस ऑक्यूपाइज ए वॉल्यूम ऑफ डैश लीटर एट 273 केल्विन एंड 1 atm प्रेशर। आपको याद रखना है कि 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस जो है वो लगभग जो है 22.4 लीटर का जो है वॉल्यूम जो है एक्यूपाई करती है। डायरेक्ट जो है आपको याद रखना है, चाहे आप एज फैक्ट याद रखो, चाहे जो है नॉलेज फैक्ट्री के लिए याद रखो। जो आपकी जो एक आदर्श गैस जो है उसका 1 मोल जो है वो 1 लीटर का आयतन लेता, सॉरी 22.4 लीटर का आयतन लेता है। ठीक है, बस इतना याद रखना है, गैस का 1 मोल 22.4 लीटर का आयतन यानी कि जगह घेरता है। नेक्स्ट देखिएगा, द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच ए सब्सटेंस कैचेस फायर। सेम वही क्वेश्चन आ गया है, तो ठीक है, तो सेम वही आ गया, तो इग्निशन टेम्परेचर को कर दो आंसर। केवल ऑप्शंस बदले हैं और सारा का सारा चेंज है। वैसे आप ऑप्शन नेगलेक्ट करोगे ना तो देखो सिंपल सिंपल दिख रहा है। बॉइलिंग का मतलब क्या होता है? बॉइलिंग का मतलब होता है लिक्विड से गैस में जाना, नहीं है। मेल्टिंग का मतलब होता है सॉलिड से लिक्विड में आना,
ये भी नहीं कह रखा। नॉर्मल टेम्परेचर का सामान्य तापमान, तो यहाँ पर तो लोवेस्ट टेम्परेचर की बात की गई है, तो सिंपल सी बात है इग्निशन टेम्परेचर ही होगा। तो अगर कोई क्वेश्चन आता नहीं है ना, तो आप जरूर करें, ये जरूर कोशिश करें कि ऑप्शंस को देखें। ऐसा नहीं है कि उस क्वेश्चन को ही छोड़ दें, पहले ऑप्शंस को देखें। अगर आपने थोड़ा बहुत भी थ्योरेटिकल नॉलेज होगी तो मैं गारंटी लेता हूँ क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट दैट readily gives up the electrons in order to obtain the stable electronic configuration। इनमें से जो है कौन सा एक ऐसा एलिमेंट है जिसके पास इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा होती है। तो एक बात याद रखिएगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो है वो पीरियोडिक टेबल के इधर आने पर, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड आने पर इंक्रीज होती है, इंक्रीज होती है। इधर जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। तो सिंपल सी बात, आप ऐसे कर लो या फिर डायरेक्ट आप याद रखो कि जो आपका कौन सा जो है विद्युत पॉजिटिव है, तो धनात्मक पॉजिटिव, देखो क्लोरीन नेगेटिव होता है, ऑक्सीजन नेगेटिव होता है, नाइट्रोजन नेगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि ये सारी की सारी नॉन मेटल है। आपका सोडियम ही बचता है, ऐसे याद कर लो, ऐसे भी हो जाएगा ये। चाहे आप कैसे भी कर सकते हो, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कहाँ घटती है कहाँ बढ़ती है, अगर ये बात पता है तो और भी बेस्ट है। तो दो तीन तरीके हो सकते हैं इनको करने के, किसको भी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंपाउंड्स बॉइलिंग पॉइंट इज करेक्ट। किसके बॉइलिंग पॉइंट जो है वो सही है? क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म CHCl3, क्लोरोफॉर्म जिसको हम एनेस्थेसिक के रूप में प्रयोग करते हैं, बेहोशी के लिए प्रयोग करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट 334 केल्विन, बिल्कुल ठीक है, ठीक है ये। मिथेन CH4, मिथेन बॉइलिंग पॉइंट 111 केल्विन, बिल्कुल ठीक है भाई, ये भी 111 केल्विन पर। अब आप कहोगे सर इतना कम टेम्परेचर पर ये बॉयल हो जाएंगे? बिल्कुल भाई बॉयल हो जाएंगे, उड़ जाएंगे ये, ठीक है, तो बिल्कुल गैस बन जाएगी इनकी। तो ये बहुत है राइट, ठीक है। इसका आंसर जो होगा वो दोनों जो हैं वो ठीक होंगे। तो ये था भी आपके जो है बॉइलिंग पॉइंट किस किस के, याद रखिएगा, एज ए फैक्ट याद रखोगे तो दी बेस्ट रहेगा, क्लोरोफॉर्म और मीथेन के। मीथेन जो है नेचुरल, जिसको हम नेचुरल गैस बोलते हैं, गोबर गैस बोलते हैं, एलपीजी में जो सीएनजी में जो प्रयोग की जाती है, ये सारी जो है आपकी मीथेन है। क्लोरोफॉर्म जो एनेस्थेसिया है। तो ये थे भाई आज के 250 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं केमिस्ट्री के। आई होप ये चीज़ें अच्छे से आपको समझ में आई होंगी। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि जितनी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ कि ये कर लो, उनको प्लीज़ कर लिया करो भाई, काम आएंगी ये चीज़ें। तो आज के लिए इतना ही, चाहेंगे जाने की अनुमति और मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। जय हिंद साथियों।